वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, आज एक ही आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, बाकी ज़्यादा इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे। तो ये वाला आर्टिकल जो है स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इन इंडिया। तो इस आर्टिकल में बेसिकली क्या बात करी गई है कि जो पार्लियामेंट है उसका काम सिर्फ लॉज बनाने का नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट को ये भी अकाउंटेबिलिटी भी रखनी है, अपने ये भी चेक रखना है कि जो उन्होंने लॉज बनाए हैं उनका रिव्यू भी करें कि उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या रहा, किस लॉ से कितना मतलब फ़ायदा हुआ लोगों को, उसको क्या लेवल पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पहुंची है, किसको फ़ायदा हो रहा है, कैसे सब चीज़ें चल रही हैं, उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर वैसे ही चलना चाहिए। तो ये सब चीज़ों की बात करी गई है। फिर जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है उसके काफ़ी तरीके, जैसे क्वेश्चन आर हो गया, ज़ीरो आर हो गया, फिर स्टैंडिंग कमेटीज़ अपनी रिपोर्ट्स दें हर एक जो भी पॉलिसी बनाई जाए, जो भी स्कीम लाई जाए उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे। तो इन सब चीज़ों की बात करी गई है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। अब कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 167 डेज ऑलमोस्ट लगाए ओवर 3 इयर्स कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ जो है अकाउंटेबिलिटी साथ आती है, डेली अकाउंटेबिलिटी आ रही है। ऑल दो स्टेबिलिटी में थोड़ा सा हमें वो मिलता है कि स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पर लेकिन अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा आती है। तो इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरी है कि अकाउंटेबिलिटी हो, तो इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तब चूज़ किया गया। अब अकाउंटेबिलिटी कैसे आ रही है? डिबेट्स, क्वेश्चंस, मोशंस, इन सब के थ्रू अकाउंटेबिलिटी आ रही है। तो ये वाला सिस्टम जो है वो इंश्योर करता है कि कंटिन्यूस और पीरियोडिक अकाउंटेबिलिटी है थ्रू पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म्स एंड इलेक्शंस। तो करंट वीकनिंग ऑफ ओवरसाइट क्या है कि ऑल्दो इतने कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स और बैलेंसेस हैं, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट जो है वो वीकन करती जा रही है। हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस को कभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं सेक्रीफाइस करना चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस हो पर साथ में मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी भी हो। ये ना हो कि हम मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम अकाउंटेबिलिटी रख ही नहीं रहे हैं, बस लॉज बनाई जा रहे हैं, उनको करी जा रहे हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस बस रख रहे हैं। एफिशिएंसी इस तरह लाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो पार्लियामेंट का रोल सिर्फ उसका सिर्फ यहाँ तक नहीं होना चाहिए कि लॉ मेकिंग पे, बल्कि उस तरफ तक जाना चाहिए कि स्क्रूटनाइज करें, इन्फोर्स करें अकाउंटेबिलिटी की उसके एग्जीक्यूशन में क्या चीज़ें आ रही हैं। टूल्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ ओवरसाइट। तो अब जो टूल्स एंड मैकेनिज्म जो ओवरसाइट के लिए यूज़ होते हैं वो होते हैं जैसे क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर में क्या होता है कि एमपीज मिनिस्टर्स को उनके वर्क पे डायरेक्ट और पब्लिक रिस्पॉन्सेज डिमांड कर सकते हैं। ज़ीरो आर में क्या होता है, एमपीज जो है कि अर्जेंट मैटर्स को बिना प्रायर नोटिस के सामने ला सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ क्या करती हैं, वो बिल्स, बजट, पॉलिसीज़ का इन डेप्थ एनालिसिस करती हैं और एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस देती है। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, उससे एमपीज़ एक लैक ऑफ ट्रस्ट गवर्नमेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उससे रेजिग्नेशन तक बात आ सकती है अगर वो पास हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास इसमें हम क्या देख रहे हैं, चैलेंजेस फेस्ड इन ओवरसाइट। तो अब ओवरसाइट में चैलेंजेस आ क्या रहे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन आ तो डिसरप्टिव हो जाता है जी प्रोटेस्ट के कारण। जैसे 17th लोकसभा में सिर्फ 60% ऑफ द शेड्यूल्ड टाइम इन लोकसभा में सिर्फ वो ऑपरेट हुआ और 52% ऑफ द टाइम इन राज्यसभा। फिर एमपीज़ के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड रहते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स या क्रॉस मिनिस्ट्रियल इश्यूज़ को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, सिंपल छोटी छोटी बातें या छोटे छोटे से क्वेश्चंस बस पूछ लेते हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ जो है वो डिटेल्ड रिपोर्ट्स तो देती हैं, पर जो रिपोर्ट्स हैं वो रेयरली डिस्कस होती हैं। फिर रिपोर्ट्स लिखी बहुत मुश्किल लैंग्वेज में जाती हैं। जो कंसल्टेशंस हैं उनमें डाइवर्सिटी नहीं है, ब्रॉड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट नहीं है। जो कमेटी मेंबर्स हैं उनके पास शॉर्ट टेन्योर होता है, तो लिमिट एक्सपर्टीज़ और कॉन्टीन्यूटी इतनी अच्छे से नहीं आ पाती। नोटेबल सक्सेसेस इन पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। तो इसमें सक्सेसेस क्या रही हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज जो रही थी उन्होंने रेकमेंड किया कि हम डिविडेंड्स हटाएं टू इम्प्रूव इंडियन रेलवेज फाइनेंसेस। फिर ट्रांसपोर्ट कमेटी ने मोटर व्हीकल्स बिल 2017 बनाने में हेल्प करी। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ने इम्प्रूव करा एनएचएआई का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एस्टिमेट्स कमेटी ने हमें यूरेनियम प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए एडवाइस दी।
पब्लिक्स अकाउंट कमेटी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो इरेगुलरिटीज़ हुई उसको एक्सपोज किया और 80% ऑफ इट्स 180 ईयरली रिकमेंडेशंस जो थी वो एक्सेप्ट हुई। रिफॉर्म्स टू एनहांस ओवरसाइट, तो पोस्ट लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी हो, मतलब कि इंडिया के पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि जो एक्चुअल लॉ का इम्पैक्ट हो रहा है उसको हम इवैल्यूएट करें। तो ये प्रपोजल है कि सब कमेटीज या फिर डेडिकेटेड बॉडीज़ बनाई जाएं अंडर ईच स्टैंडिंग कमेटी कि वो इम्प्लीमेंटेशन को असेस करे। जैसे यूके का मॉडल क्या करता है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो मेजर लॉज को 3 से 5 साल बाद में उसको वो करते हैं, रिव्यू करते हैं और फिर उसके रिजल्ट्स एग्जामिन करते हैं और चैलेंजेस को रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। हम क्या कर सकते हैं, जो कमेटी रिपोर्ट्स हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करी जाएं, विजुअल एक्सप्लेनर्स या वीडियोस बनाई जाएं, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हो और ऑन द फ्लोर डिबेट करी जाए उन पे, उनके मैंडेटरी रिस्पॉन्सेज मिले मिनिस्ट्रीज से, और कमेटीज़ को हम टेक्निकल और रिसर्च सपोर्ट दें, ना कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प। फिर लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर बेटर ओवरसाइट, तो एमपीज के पास भी रिसर्च स्टाफ की कमी है, उनके पास इंफॉर्मेशन लोड इतना ज़्यादा हो जाता है, बजट रिपोर्ट्स, ऑडिट्स, तो अगर उनको एक सपोर्ट दी जानी चाहिए, रिसर्च सपोर्ट, जिससे कि वो प्रॉपर रिसर्च के बाद क्वेश्चंस पूछ सकें और रिकमेंडेशंस अपनी दे सकें, प्रॉपर चीज़ों को समझ सकें। एआई एंड डेटा एनालिटिक्स कैन हेल्प कि हम एनॉमलीज डिटेक्ट कर पाएँ, पॉलिसी के आउटकम्स ट्रैक कर पाएँ और एविडेंस बेस्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर हो पाएँ। विजन फॉरवर्ड क्या है कि आर नारायणन, उन्होंने क्या कहा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं वो वीकन करने के लिए नहीं है एग्जीक्यूटिव को, बल्कि उनको एक इन्फॉर्म्ड सपोर्ट देने के लिए हैं। एक ट्रूली अकाउंटेबल गवर्नमेंट को एक रॉबस्ट, इन्फॉर्म्ड, एम्पावर्ड पार्लियामेंट की ज़रूरत है, और जो ट्रू डेमोक्रेसी है उसमें ओवरसाइट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, कॉन्टिन्यूस और इंक्लूसिव होना चाहिए। तो कोर मैसेज यही है कि along with maximum governance, there must be maximum accountability, starting with the empowered parliament. Thank you.